हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसआर एकेडमी हिंदी। तो मैं आप लोगों के लिए ट्रांसलेशन प्रैक्टिस का एक और वीडियो लेके आया हूँ। ये पार्ट 25 होगा। बाकी के 24 वीडियोस अगर आपने नहीं देखा है और अगर आप चाहते हैं कि आप ट्रांसलेशन प्रैक्टिस करें एग्जाम से पहले, तो आप जाके बाकी के वीडियोस मेरे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। और अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो हमेशा की तरह हम लोग आज भी एक इंग्लिश का पैसेज लेंगे, उसका हिंदी में ट्रांसलेशन करेंगे और एक हिंदी का अनुच्छेद लेंगे जिसका अंग्रेजी में अनुवाद करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं आज का इंग्लिश और हिंदी का पैसेज क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं आपके इंग्लिश के पैसेज की। तो एक बार हम लोग इस पैसेज को पढ़ लेते हैं जिससे कि हमें इसकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो बन सके, ताकि अनुवाद करते समय इसका जो अर्थ बोध है वो हमारे ध्यान में रहे। चलिए पढ़ते हैं। इंडियाज एग्रीकल्चरल लैंडस्केप faces a complex set of challenges despite new budgetary initiatives for financial year 26. While the sector employs 46.1% of the workforce, its GDP contribution has declined to 17.7%, indicating declining productivity and farmer incomes. The budget's incremental approach, with just a 4% increase in allocation to rupees 1.49 trillion, falls short of addressing structural issues like inadequate research and development investment, post-harvest losses, and climate resilience needs. The path forward requires a transformational shift from subsidy-heavy interventions to investment-driven growth, emphasizing private sector participation and technological advancement. While India's agricultural sector has made progress but faces challenges like land fragmentation, monsoon dependence, and soil degradation. To unlock its full potential, India needs to focus on sustainable practices, climate resilient technologies, better infrastructure, and policy reforms. Enhancing private sector involvement and improving agricultural marketing can ensure food security, higher farmer incomes, and long term growth. तो ये आपका इंग्लिश का पैसेज है जो भारत के जो एग्रीकल्चरल लैंडस्केप है उसके बारे में, और ये किस तरह से जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है और क्या क्या चैलेंजेस है इसके समक्ष, उससे मिलता जुलता आपका ये टॉपिक है। तो आपको पता चल गया कि ये इकोनॉमी विषय से संबंध रखता है ये टॉपिक। तो आप जब भी इसका अनुवाद करेंगे तो आपका माइंड खुद ब खुद उस तरह की शब्दावली स्मरण कराएगा। तो चलिए एक एक सेंटेंस को हम लोग एक एक स्लाइड में लेते हैं और उसका हिंदी में अनुवाद करते हैं। तो देखिए सबसे पहला जो आपका सेंटेंस है, इंडियाज एग्रीकल्चरल लैंडस्केप फेसेस अ कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ चैलेंजेस डिस्पाइट न्यू बजटरी इनिशिएटिव्स फॉर फाइनेंशियल ईयर 26। तो एग्रीकल्चरल लैंडस्केप का क्या हो जाएगा आपका कृषि परिदृश्य। एग्रीकल्चरल लैंडस्केप का हो जाएगा कृषि परिदृश्य। फेसेस मतलब सामना करना, कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ चैलेंजेस मतलब जटिल चुनौतियां। कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ चैलेंजेस मतलब कई जटिल चुनौतियों का सामना कर रहा है, ठीक है। डिस्पाइट, डिस्पाइट मतलब आपका हो जाता है बावजूद। न्यू बजटरी इनिशिएटिव्स मतलब नई बजट पहल, ठीक है। FY26, FY का मतलब होता है फाइनेंशियल ईयर 26। तो फाइनेंशियल ईयर को हम लोग हिंदी में क्या लिखते हैं, वित्तीय वर्ष। तो अब इसका पूरा अनुवाद क्या हो जाएगा, वित्तीय वर्ष 2026 के लिए नई बजट पहल के बावजूद भारत का कृषि परिदृश्य कई जटिल चुनौतियों का सामना कर रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस है, while the sector employs 46.1% of the workforce, its GDP contribution has declined to 17.7%, indicating declining productivity and farmer incomes. तो while का आपका क्या हो जाएगा, हालांकि। सेक्टर का क्या हो जाता है आपका क्षेत्र। एम्प्लॉयज मतलब रोजगार प्रदान करता है। वर्कफोर्स मतलब कार्यबल। जीडीपी का अर्थ क्या होता है, जीडीपी को आप इस तरह से जीडीपी भी लिख सकते हैं या फिर सकल घरेलू उत्पाद भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एब्रिविएशन यूज किया गया है तो आप देवनागरी लिपि में जीडीपी लिखेंगे भी तो काम चल जाएगा। कंट्रीब्यूशन का अर्थ क्या हो जाएगा, योगदान। डिक्लाइन मतलब घटना होता है, मतलब जो रिड्यूस हो गया है। इंडिकेटिंग मतलब दर्शाना, इंडिकेट करना मतलब दर्शाना। डिक्लाइनिंग अगेन उसका अर्थ यही हो जाएगा कि घट रही है। प्रोडक्टिविटी मतलब उत्पादकता, और फार्मर इनकम्स मतलब किसानों की आय। तो पूरा अनुवाद इसका क्या हो जाएगा, हालांकि यह क्षेत्र 46.1% कार्यबल को रोजगार देता है, लेकिन इसका जीडीपी योगदान घटकर 17.7% रह गया है, जो उत्पादकता और किसानों की आय में गिरावट को दर्शाता है। नेक्स्ट सेंटेंस है आपका, द बजट्स इंक्रीमेंटल अप्रोच विथ जस्ट ए 4% इंक्रीज इन एलोकेशन टू रुपीज 1.49 trillion falls short of addressing structural issues like inadequate research and development investment,
पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस एंड क्लाइमेट रेजिलियंस नीड्स। तो बजट का तो आपका अनुवाद बजट ही हो जाएगा, बजट का, बजट्स मतलब बजट का। इंक्रीमेंटल अप्रोच का आपका अनुवाद हो जाएगा क्रमिक दृष्टिकोण। इंक्रीज का मतलब हो जाएगा बढ़ना, एलोकेशन मतलब आवंटन होता है, फॉल शॉर्ट का आपका क्या हो जाएगा, असफल साबित हो गया, ठीक है। फॉल शॉर्ट मतलब असफल साबित होना, एड्रेसिंग मतलब उसको पूरा करना, स्ट्रक्चरल इश्यूज मतलब संरचनात्मक समस्याएं, इनएडिक्वेट मतलब अपर्याप्त, रिसर्च एंड डेवलपमेंट मतलब होता है आपका अनुसंधान एवं विकास, इन्वेस्टमेंट मतलब आपका होता है निवेश, पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस मतलब फसल कटाई के बाद होने वाला नुकसान, एंड क्लाइमेट रेजिलियंस नीड मतलब जलवायु अनुकूलन की आवश्यकता है। तो अब इसका पूरा अनुवाद क्या हो गया, बजट का क्रमिक दृष्टिकोण जिसमें आवंटन में केवल 4% की वृद्धि कर इसे 1.49 लाख करोड़ रुपए किया गया है। संरचनात्मक समस्याओं जैसे अपर्याप्त अनुसंधान एवं विकास, निवेश, फसल कटाई के बाद होने वाले नुकसान और जलवायु अनुकूलन की आवश्यकताओं को पूरा करने में असफल साबित होता है। ये इसका पूरा अनुवाद हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस पे चलते हैं। द पाथ फॉरवर्ड रिक्वायर्स ए ट्रांसफॉर्मेशनल शिफ्ट फ्रॉम सब्सिडी हेवी इंटरवेंशंस टू इन्वेस्टमेंट ड्रिवन ग्रोथ, एम्फेसाइजिंग प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। तो पाथ फॉरवर्ड का हिंदी अनुवाद क्या हो जाएगा, आगे की राह, रिक्वायर्स मतलब आवश्यकता है, ट्रांसफॉर्मेशनल शिफ्ट का अर्थ हो जाएगा क्रांतिकारी बदलाव, सब्सिडी हेवी इंटरवेंशन का हम लोग अनुवाद क्या किया है यहाँ पे, सब्सिडी प्रधान उपायों, टू इन्वेस्टमेंट ड्रिवन ग्रोथ, इन्वेस्टमेंट ड्रिवन ग्रोथ का हमने अनुवाद क्या किया है, निवेश आधारित विकास, एम्फेसाइजिंग मतलब आपका हो जाएगा जोर देना, प्राइवेट सेक्टर मतलब निजी क्षेत्र, पार्टिसिपेशन मतलब भागीदारी, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट मतलब तकनीकी उन्नति। तो इसका पूरा अनुवाद क्या हो गया, आगे की राह सब्सिडी प्रधान उपायों से निवेश आधारित विकास की ओर एक क्रांतिकारी बदलाव की मांग करती है जिसमें निजी क्षेत्र की भागीदारी और तकनीकी उन्नति पर जोर दिया जाए। नेक्स्ट सेंटेंस, while India's agricultural sector has made progress but faces challenges like land fragmentation, monsoon dependence and soil degradation। तो while का क्या हो जाएगा आपका, हालांकि भारत का, इंडियाज मतलब भारत का, एग्रीकल्चरल सेक्टर मतलब कृषि क्षेत्र, हैज मेड प्रोग्रेस मतलब प्रगति की है, फेसेस चैलेंजेस मतलब अभी भी चुनौतियों का सामना कर रहा है, लाइक मतलब जैसे कि लैंड फ्रेगमेंटेशन का भूमि विभाजन बोल सकते हैं इसको, या भूमि विखंडन बोल सकते हैं, मॉनसून डिपेंडेंस मतलब मानसून पर निर्भरता, और सोइल डिग्रेडेशन का क्या हो जाएगा, मृदा क्षरण। तो पूरा अनुवाद क्या हो गया आपका, हालांकि भारत के कृषि क्षेत्र ने प्रगति की है लेकिन इसे भूमि विभाजन या भूमि विखंडन, मानसून पर निर्भरता और मृदा क्षरण जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस, टू अनलॉक इट्स फुल पोटेंशियल इंडिया नीड्स टू फोकस ऑन सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस, क्लाइमेट रेजिलिएंट टेक्नोलॉजीज, बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड पॉलिसी रिफॉर्म्स। तो यहाँ अनलॉक का अर्थ क्या हो जाएगा, हासिल करना, और फुल पोटेंशियल मतलब पूर्ण क्षमता या पूर्ण संभावनाएं, सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस का क्या हो जाएगा आपका सतत कृषि प्रथा, क्लाइमेट रेजिलिएंट टेक्नोलॉजीज मतलब जलवायु अनुकूलन तकनीक, बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या हो जाएगा बेहतर बुनियादी ढांचे, और पॉलिसी रिफॉर्म्स का क्या हो जाएगा नीतिगत सुधार। ठीक है, तो पूरा अनुवाद क्या हो गया, इसके पूर्ण संभावनाओं या पूर्ण क्षमताओं को, यहाँ पे क्षमताओं भी लिख सकते हैं, पूर्ण क्षमताओं को हासिल करने के लिए भारत को सतत कृषि प्रथाओं, जलवायु अनुकूल तकनीकों, बेहतर बुनियादी ढांचे और नीतिगत सुधारों पर ध्यान केंद्रित करना होगा। नेक्स्ट सेंटेंस है, एनहांसिंग प्राइवेट सेक्टर इन्वॉल्वमेंट एंड इंप्रूविंग एग्रीकल्चरल मार्केटिंग कैन इंश्योर फूड सिक्योरिटी, हायर फार्मर इनकम एंड लॉन्ग टर्म ग्रोथ। तो एनहांसिंग का क्या हो जाएगा, बढ़ाना, बढ़ावा देना, प्राइवेट सेक्टर मतलब हो जाएगा आपका निजी क्षेत्र, एग्रीकल्चरल मार्केटिंग मतलब कृषि विपणन, इंश्योर मतलब सुनिश्चित करना, फूड सिक्योरिटी का हो जाएगा खाद्य सुरक्षा, हायर फार्मर इनकम्स मतलब किसानों की आय में वृद्धि करना, एंड लॉन्ग टर्म ग्रोथ मतलब दीर्घकालिक विकास। तो पूरा अनुवाद क्या हो गया, निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाने और कृषि विपणन में सुधार करने से खाद्य सुरक्षा, किसानों की आय में वृद्धि और दीर्घकालिक विकास सुनिश्चित किया जा सकता है। तो ये था आपका इंग्लिश का पैसेज और उसका हिंदी अनुवाद। अब आते हैं आज के हिंदी अनुच्छेद पे। तो सबसे पहले पढ़ लेते हैं कि आज का हिंदी अनुच्छेद क्या है। आपके अंदर कुछ खास है, कुछ विशिष्ट है, आपके अंदर एक शक्ति छिपी है संघर्ष करने और आगे बढ़ने की। मेरा संदेश उन लोगों के लिए है जो सच में अपने लक्ष्यों के प्रति समर्पित हैं, जो महत्वाकांक्षी हैं,
जो केवल जीवन काटने के लिए नहीं बल्कि वास्तव में जीने के लिए तैयार है। अपने बारे में जानने के लिए समय निकालें, अपनी क्षमता को पहचानें। जब तक आप खुद को सही मायनों में नहीं जानेंगे तब तक दुनिया की बनाई हुई छवि में उलझे रहेंगे। अगर अपने समाज के उन विचारों को स्वीकार कर लिया है जो आपकी पहचान को कमजोर करते हैं, तो यह आपको अपने उद्देश्य से दूर कर देगा। जीवन में आगे बढ़ने के लिए कुछ लोगों को अपने साथ रखना और कुछ को छोड़ना जरूरी होता है। आपको अपने आप से वादा करना होगा कि आप अपने जीवन को ऊंचे मानकों पर जिएंगे। हमें ऐसा जीना होगा जैसे सब कुछ हम पर निर्भर हो, और प्रार्थना ऐसे करनी होगी जैसे सब कुछ भगवान पर निर्भर हो। डॉक्टर माइल्स मुनरो ने कहा था, हमें अपने सपनों, अपनी प्रतिभाओं और अपनी क्षमता को पहचाने बिना इस दुनिया से नहीं जाना चाहिए। आप इस दुनिया में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए आए हैं। तो ये आपका हिंदी का अनुच्छेद है। अब एक एक वाक्य को हम लोग एक एक स्लाइड में लेते हैं और उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन करते हैं। तो पहला वाक्य है आपका, आपके अंदर कुछ खास है, कुछ विशिष्ट है। आपके अंदर एक शक्ति छिपी है संघर्ष करने और आगे बढ़ने की। आपके अंदर कुछ खास है मतलब देयर इज समथिंग स्पेशल अबाउट यू। कुछ विशिष्ट है, समथिंग यूनिक। आपके अंदर एक शक्ति छिपी है, अ हिडन स्ट्रेंथ विद इन यू। संघर्ष करने और आगे बढ़ने की, द पावर टू स्ट्रगल एंड मूव फॉरवर्ड। तो यहाँ पे स्ट्रेंथ का क्या हो जाएगा, शक्ति, स्ट्रगल का संघर्ष, मूव फॉरवर्ड मतलब आगे बढ़ने का, समथिंग स्पेशल मतलब कुछ खास, और समथिंग यूनिक मतलब कुछ विशिष्ट, हिडन मतलब छिपी हुई। अगला वाक्य है, मेरा संदेश उन लोगों के लिए है जो सच में अपने लक्ष्यों के प्रति समर्पित हैं, जो महत्वाकांक्षी हैं, जो केवल जीवन काटने के लिए नहीं बल्कि वास्तव में जीने के लिए तैयार हैं। तो मेरा संदेश उन लोगों के लिए है, माई मैसेज इज फॉर दोज, जो सच में अपने लक्ष्यों के प्रति समर्पित हैं, हु आर ट्रूली डेडिकेटेड टू देयर गोल्स। गोल्स का मतलब हो गया आपका लक्ष्य, डेडिकेटेड मतलब समर्पित होना, ट्रूली मतलब सच में, मैसेज मतलब आपका हो गया संदेश। जो महत्वाकांक्षी है, दोज हु आर एम्बिशियस, एम्बिशियस मतलब महत्वाकांक्षी हो गया, जो केवल जीवन काटने के लिए नहीं, हु आर नॉट जस्ट लुकिंग टू पास थ्रू लाइफ, बल्कि वास्तव में जीने के लिए तैयार है, बट आर रेडी टू ट्रूली लिव इट। अगला वाक्य, अपने बारे में जानने के लिए समय निकालें, अपनी क्षमता को पहचानें। जब तक आप खुद को सही मायनों में नहीं जानेंगे तब तक दुनिया की बनाई हुई छवि में उलझे रहेंगे। तो अपने बारे में जानने के लिए समय निकालें, टेक टाइम टू अंडरस्टैंड योरसेल्फ। अपनी क्षमता को पहचानें, रिकॉग्नाइज योर ट्रू पोटेंशियल, पोटेंशियल मतलब क्षमता। जब तक आप खुद को सही मायनों में नहीं जानेंगे, until you truly know yourself, truly मतलब यहाँ पे सही मायनों में हो गया, तब तक दुनिया की बनाई हुई छवि में उलझे रहेंगे। You will remain entangled, entangled मतलब उलझे रहना, entangled इस वर्ड को आप याद रखिएगा। entangled मतलब किसी चीज में उलझ कर रह जाना। in the image, image का मतलब यहाँ पे छवि हो गया, created by the world, ठीक है, तो ये इसका अनुवाद हो गया। अगला वाक्य है, अगर आपने समाज के उन विचारों को स्वीकार कर लिया है जो आपकी पहचान को कमजोर करते हैं, तो यह आपको अपने उद्देश्य से दूर कर देगा। तो अगर आपने समाज के उन विचारों को स्वीकार कर लिया है, इफ यू हैव एक्सेप्टेड द बिलीफ्स ऑफ सोसाइटी, एक्सेप्टेड मतलब स्वीकार करना, बिलीफ्स मतलब उन विचारों को, सोसाइटी मतलब आपका समाज हो जाएगा, जो आपकी पहचान को कमजोर करते हैं, दैट वीकेन योर आइडेंटिटी, आइडेंटिटी मतलब आपका पहचान हो गया, वीकेन मतलब कमजोर करना, तो यह आपको अपने उद्देश्य से दूर कर देगा। दे विल ओनली ड्राइव यू अवे फ्रॉम योर ट्रू पर्पस, ट्रू पर्पस मतलब आपको अपने उद्देश्य से, जो आपका उद्देश्य है उससे, विल ड्राइव यू अवे मतलब आपको दूर कर देगा। अगला वाक्य है, जीवन में आगे बढ़ने के लिए कुछ लोगों को अपने साथ रखना और कुछ को छोड़ना जरूरी होता है। टू मूव फॉरवर्ड इन लाइफ, जीवन में आगे बढ़ने के लिए, इट इज एसेंशियल, एसेंशियल मतलब जरूरी, टू कीप सम पीपल विथ यू, कुछ लोगों को अपने साथ रखना और कुछ को छोड़ना जरूरी होता है, एंड लेट गो ऑफ अदर्स। अगला वाक्य है, आपको अपने आप से वादा करना होगा कि आप अपने जीवन को ऊंचे मानकों पर जिएंगे। यू मस्ट मेक अ प्रॉमिस टू योरसेल्फ, आपको अपने आप से वादा करना होगा, प्रॉमिस मतलब का हो गया वादा, कि आप अपने जीवन को ऊंचे मानकों पर जिएंगे, दैट यू विल लिव योर लाइफ बाय हायर स्टैंडर्ड्स, ऊंचे मानकों का हायर स्टैंडर्ड्स, यू विल लिव योर लाइफ बाय हायर स्टैंडर्ड्स। अगला वाक्य, हमें ऐसे जीना होगा जैसे सब कुछ हम पर निर्भर हो, और प्रार्थना ऐसे करनी होगी जैसे सब कुछ भगवान पर निर्भर हो। वी मस्ट लिव एज, हमें ऐसे जीना होगा, इफ एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन अस, जैसे सब कुछ हम पर निर्भर हो, और प्रार्थना ऐसे करनी होगी, एंड प्रे एज इफ, जैसे सब कुछ भगवान पर निर्भर हो, एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन गॉड। अगला वाक्य है आपका, डॉक्टर माइल्स मुनरो ने कहा था, हमें अपने सपनों, अपनी प्रतिभाओं और अपनी क्षमता को पहचाने बिना इस दुनिया से नहीं जाना चाहिए। तो डॉक्टर
माइल्स मुनरो वंस सेड, डॉक्टर माइल्स मुनरो ने कहा था, वी शुड नॉट लीव दिस वर्ल्ड विदाउट रिकॉग्नाइजिंग आवर ड्रीम्स। रिकॉग्नाइजिंग मतलब आपका क्या हो गया, पहचानना। वी शुड नॉट लीव दिस वर्ल्ड विदाउट रिकॉग्नाइजिंग आवर ड्रीम्स, हमें अपने सपनों, और क्या क्या है, ड्रीम्स का हो गया आपका सपना, टैलेंट मतलब प्रतिभा, पोटेंशियल मतलब क्षमता, तो पूरा क्या हो गया आपका, डॉक्टर माइल्स मुनरो वंस सेड, वी शुड नॉट लीव दिस वर्ल्ड विदाउट रिकॉग्नाइजिंग आवर ड्रीम्स, टैलेंट्स एंड पोटेंशियल। डॉक्टर माइल्स मुनरो ने कहा था, हमें अपने सपनों, अपनी प्रतिभाओं और अपनी क्षमता को पहचाने बिना इस दुनिया से नहीं जाना चाहिए। यू हैव कम इनटू दिस वर्ल्ड टू प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल, मतलब आप इस दुनिया में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए आए हैं। सिग्निफिकेंट रोल का क्या हो जाता है, महत्वपूर्ण भूमिका, प्ले मतलब निभाने के लिए आप आए हैं इस दुनिया में। तो इसका अनुवाद हो गया। तो ये था आपका आज का हिंदी का पैसेज और उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन। तो हमने इंग्लिश टू हिंदी और हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन आज का कंप्लीट कर लिया। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। इससे आपको शब्दावली का ज्ञान तो हुआ ही होगा, साथ ही आपने देखा होगा कि किस तरह हम लोग भावानुवाद का सहारा लेकर एक अच्छा अनुवाद कर सकते हैं दोनों ही भाषाओं में। तो अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।